तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको याद है अभी हम लोगों ने 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया था। और वैसे 29 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम ये दिन? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जारी हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग ये स्थान कहाँ पर है? रशिया में। और इसमें क्या कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को डबल करना है। और अभी इसी मौके पर हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है अश्विनी कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बाघों की आबादी हर साल 6.1% की दर से बढ़ी है। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर हैं? तो आंसर होगा 3682। इस डेटा को जरा ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। इससे पहले मैं कुछ और फैक्ट आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उनका 75% भारत में है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में है। पूरी दुनिया में अगर 100 हैं तो भारत में 75 है, मतलब 75% भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? हमेशा की तरह मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 785। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, वहाँ पे है 563। और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है 560 टाइगर के साथ। आपको याद है प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था 1973 में। उस समय भारत में 268 टाइगर हुआ करते थे। अब आप देख लो 1973 में शुरू हुआ था, तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे 50 साल हो भी चुके हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में आपने कहा कितने हैं? 785। ये भी आपने याद रख लिया। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि बताओ किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो उसने स्टेट नहीं पूछा, टाइगर रिजर्व पूछ लिया, तो फिर आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखो ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है, आ सकता है मान लो यहाँ से कुछ भी नहीं पूछे वो तो ये उठा ले कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और एग्जामिनर ने क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर है। कितने हैं? 260 है। ये जो भारत में टाइगर की जो गणना होती है ये हर 4 साल में होती है। लास्ट 2018 में हुई थी। उस समय भारत में टाइगर कितने थे? 2967। और अब वर्तमान में कितने हैं? तो उसमें एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले साल आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने भारत में कहा था कि मिनिमम 3167 टाइगर हैं भारत में। और अभी जो ये डेटा आया इसमें बताया गया कि मैक्सिमम टाइगर भारत में 3925 हो सकते हैं। तो मोदी जी ने मिनिमम बताया था 3167, मैक्सिमम अभी डेटा बताया गया इस रिपोर्ट में 3925। तो इसी रिपोर्ट में एवरेज डेटा बताया गया है कि एवरेज इतने हो सकते हैं, कितने? 3682। इसीलिए हो सकता है अगर कहीं आप रीड करो इसे तो आपको डेटा हो सकता है 3925 कहीं कहीं लिखा हुआ हो, वो मैक्सिमम डेटा बताया है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज बता रहा हूँ 3682। और ये अलग अलग डेटा क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। फिर बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया? तो आंसर होगा रतन टाटा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। यह अवार्ड पहली बार दिया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना। रतन टाटा जी की बात करें तो इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला था, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला। अब भारत रत्न मिलना बाकी, मेरे ख्याल से तो मिल जाना चाहिए इन्हें। बाकी अभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर सम्मान भी मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें मिल चुका है और अभी तक भारत का नहीं मिला, सोचने वाली बात है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पहला ये मिलेगा किसे? रतन टाटा जी को, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा गणेश कन्नबिरान। तो अभी प्रोफेसर गणेश कन्नबिरान ये अभी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए डायरेक्टर बने हैं। इसकी बात करें अगर हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है
जिसे 1994 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के संस्थानों का मूल्यांकन और प्राधिकरण करना। तो अब इसके नए डायरेक्टर बन गए गणेश कन्नबिरान, नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो। देखो पहले तो हम ये बात कर लें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी इसके नए चेयरमैन बने थे कौन? एम जगदीश कुमार। और इसने कुछ समय पहले जैसे कि ई समाधान पोर्टल, CU चयन पोर्टल और एक उत्साह नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की थी। तो ये भी न्यूज़ में थे, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नाम से एक बुक है, इसको अभी रिलीज किया किसने? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बुक का नाम याद रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, और इसे रिलीज किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तमिलनाडु में अभी इसको लॉन्च किया इन्होंने। और बात करें अगर इसको लिखा किसने है, तो YS राजन और डॉक्टर APJ नाजेमा ने, इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है। मतलब एक तरह से उनकी जीवनी, उनके जीवन के बारे में है ये बुक, जिसको लॉन्च किया अमित शाह ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसके द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजॉन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। ये स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 2015 में शुरू हुआ था। तो अमेजन इंडिया के कंट्री हेड की भी बात करें तो उनका नाम है अमित अग्रवाल। देखो डल झील की बात करते हैं। डल झील, इसे याद रखना पहला पॉइंट तो कि श्रीनगर का गहना इसे कहते हैं। और पूछे कि डल झील में तैरता हुआ ATM किसने खोला था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? उल्लास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया था। उसका नाम था भारत मंडपम। और हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे G20 समिट भी होगी। याद आया? हमने कहा था जिसका आकार शंख की तरह है, याद आया होगा आपको। तो अभी वहीं पे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। देखो उल्लास की फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जी ने एक नारा भी दिया जो है जन जन साक्षर। तो ये उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन बुनियादी साक्षरता पहुंच की सुविधा देता है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ये एप्लीकेशन भारत भर के समुदायों में निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। तो सिंपल सा याद रखना है, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों को ज़रूरतमंदों और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना। और इसके थ्रू पुलिस सेवा, नगर निगम या यूं कह दूं कि विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। तो याद रखना किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। देखो अभी उत्तर प्रदेश को एक आध दिन पहले हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। तो G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन ये अभी हुआ जयपुर राजस्थान में और इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये रिपोर्ट जारी की है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र लापता महिलाओं की सूची में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 2021 में 56,498 महिलाएं लापता हुई हैं। तो पहले इस मामले में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। वहीं पूरे भारत में बात करें तो ये डेटा बहुत खतरनाक है, सुन के होश उड़ जाएंगे। कितना है? 3,75,058 महिलाएं लापता हुई हैं। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मतलब 18
साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चियों की तो मैंने बात ही नहीं की है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार है, ये ध्यान रखना, डेटा मैंने आपको बताया। नंबर याद मत रखो, लेकिन इतना सा याद रख लो, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून पेश किया था, जिससे इस प्रथा को आपराधिक अपराध बना दिया गया। इसीलिए हम 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आप याद रखना। फिर बताइए अभी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो बात कर रहे हैं विश्व कॉफी सम्मेलन की, जो इस बार इसका 5वां संस्करण है। ये सितंबर 2023 में इसका आयोजन होना है। कहाँ पे? भारत में। और पहली बार ये भारत में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और भारत में भी पूछे कि कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। अगर बात करें इसका पहला जो सम्मेलन है ये हुआ था यूके में, 2001 में हुआ था। अभी लास्ट वाला चौथा हुआ था इथोपिया में, 2016 में ये हुआ था। और अब 2023 में हो रहा है भारत में। और इस बार इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहन बोपन्ना को। अब ये भी याद रखो कि इनका संबंध किससे है। क्या पता वो एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछे, सम्मेलन से संबंधित, वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है। तो याद रखना टेनिस से है। और रोहन बोपन्ना उसने क्यों पूछा? क्योंकि ये न्यूज में। फिर बताइए विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। हिंदी में बोलेंगे तो आइए स्तनपान कराएं और काम करें। तो शिशुओं के लिए नियमित स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि ये इनके स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और माँ के दूध में एंटीबॉडीज भी होती है, जो बच्चों को विभिन्न सामान्य बाल रोगों से बचाने में मदद करती है। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ से। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये हम 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? आइए स्तनपान कराएं और काम करें। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने CDMDF यानी कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की? तो आंसर हो गया सेबी ने। CDMDF इंग्लिश में बोलोगे तो कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो अभी सेबी ने CDMDF की स्थापना करने की घोषणा की है। और सेबी के द्वारा इसे बैक स्टॉप सुविधा के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निवेशकों और कंपनियों को हेल्प मिलेगी। एक्चुअली में जब शेयर मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन आती है, तो उस समय लोगों का पैसा फंस जाता है, लोग पैसा लगाने से बचते हैं, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। पर अब CDMDF के आ जाने से ये कंपनियों और कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज खरीदकर उन्हें पैसा देगा, जिससे बाजार में स्थिरता आएगी। तो CDMDF का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजार तनाव की स्थिति में यानी कि स्ट्रेस मार्केट के समय प्रतिभोगियों यानी कि पार्टिसिपेंट्स के बीच विश्वास पैदा करना। तो इसको लॉन्च करेगा सेबी। चलिए फिर बताइए हाल ही में अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा टेलर फ्रिट्ज ने। तो अटलांटा ओपन ये टेनिस का टूर्नामेंट है, जिसे अभी अमेरिका के टेनिस प्लेयर टेलर फ्रिट्ज ने जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर वुकिच को हरा करके ये खिताब जीता। टेलर फ्रिट्ज इनके करियर का ये 6वां खिताब है। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किसने टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। अब आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023। आपको पहले तो बता दूं ये एक वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट है, जो हुआ कहाँ पे? बार्सिलोना में। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीत लिया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और हमने किसे हराया? स्पेन को हराया। फिर बताइए हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो फिर से आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। तो फार्मूला 1 के चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को भी जीत लिया है। ये अब तो आपको याद हो गया होगा ना, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अभी इन्होंने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले इंजन और बैटरी सिस्टम बनेंगे। और इनका निर्माण कौन करेगी? एक कंपनी करेगी जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
जो कि टाटा मोटर्स और एक अमेरिका की कंपनी है कमिंस, ये इन दोनों का संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा राजस्थान। एक्चुअली में अभी कई प्रोडक्ट्स को, कई उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें पहले हम अगर बात करें प्रश्न की, तो राजस्थान के नाथ द्वारा में बनाई जाने वाली ये पछवाई पेंटिंग है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है जदेरी नाम कट्टी, ये हाई सिलिकेट खनिज से बनी मृदा है जिसका उपयोग मंदिरों में होता है तिलक वगैरह लगाने में। एक है कन्याकुमारी मेटा केला, इस केले की खास बात क्या है, इसका जो निचला हिस्सा होता है वो मगरमच्छ के मुंह के आकार का होता है, इसलिए इसे क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहते हैं। और एक यहीं की है चेदी बट्टा साड़ी। तो ये तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स हो गए जिनको जीआई टैग मिला। इसके अलावा आगरा से चमड़े के जूतों को जीआई टैग मिला। कश्मीर के मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर का राचौरी चिक्करी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला। गोवा का ये बैंगन है अगसेची वेंगिम, इसको जीआई टैग मिला। एक गोवा के सत शिरो भेनो, जिसे ओकारा के नाम से भी जाना जाता है, ये गोवा की एक सब्जी फसल है, इसको भी जीआई टैग मिला है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने ये प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया। अब इसमें होगा क्या? तो राज्य में 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2500 रुपये, लेकिन महीना नहीं, 2500 रुपये सालाना। तो मतलब अगर आप हरियाणा में रहते हो और आपके घर में, आपके आंगन में 75 साल पुराना कोई वृक्ष है, तो आपको उसकी देखभाल करने के लिए सरकार आपको 2500 रुपये देगी। और इस प्रकार की स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब आप कह सकते हो कि इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब आप सोचोगे अपने आंगन में जाकर के, यार ये पेड़ तो उग रहा है, लेकिन ये क्या 75 वर्ष पूरे हो गए क्या इसको? मतलब पेड़ की उम्र पता करने के लिए क्या करते हैं, कैसे पता करा जाए इस पेड़ की उम्र कितनी होगी? तो पेड़ की उम्र कैसे गिनी जाती है? तो उसके लिए पेड़ के तने में वार्षिक छल्लों यानी कि एनुअल रिंग को गिन करके उसकी उम्र पता लगाया जाता है। एक रिंग का मतलब 1 साल होता है, और इसे ही कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये शब्दावली भी याद रखना आप। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती, हल्का, अल्ट्रा फास्ट, हाई फील्ड वाला नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी एक प्रश्न हो गया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इसको बनाने में लागत आई है 17 करोड़ रुपए। एमआरआई की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये एमआरआई स्कैनर में एमआरआई करवाते हैं ना, एमआरआई कराने जाते हैं, तो मतलब कराते क्या है इसमें, मोटी मोटी बात करें तो शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के ये काम आता है। जैसे हमारे सर में कोई चोट लग गई है या बोन्स में कहीं दिक्कत आ गई है, फ्रैक्चर वगैरह, तो उस मशीन के अंदर हमें डाला जाता है, फिर हमारी बॉडी का स्कैन होकर के डॉक्टर उसको देखता है और फिर बीमारी की पहचान की जाती है। और ऐसा ही काम सीटी स्कैन भी करता है। तो अगर मोटा मोटा अगर आपसे पूछे कि एमआरआई और सीटी स्कैन में मेन अंतर क्या है, तो ऐसे आप कह सकते हो एमआरआई में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, जबकि सीटी स्कैन में एक्स रेज का इस्तेमाल होता है। तभी कहते हैं डॉक्टर वगैरह, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो सीटी स्कैन वगैरह कम ही कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये इफेक्ट करती है एक्स रेज। अच्छा, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या हो गया? सीटी का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसी तरह से 2 शब्दावली आप और पढ़ोगे, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। ये भी अच्छा प्रश्न है। पहले तो फुल फॉर्म ही आ जाएगी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कार्डियो से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे कि, तो कार्डियो से हृदय यानी कि हार्ट के लिए है ये। और ईईजी मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ये मस्तिष्क के लिए होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये प्रश्न आते हैं साइंस में कई बार। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में।
तो याद रखना ये साउथ एशिया का पहला सेंटर है और वो भी भारत में है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ध्यान से सुनो। अभी IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये वही है जो रेड डेटा बुक जारी करता है। तो अभी इस संस्था के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। और आपको बता दूं कि दुनिया में सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल का ये 10वां सेंटर होगा, जबकि साउथ एशिया का पहला होगा जो कि भारत में होगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में US T20 लीग जिसको कहते हैं मेजर लीग क्रिकेट, इसका पहला संस्करण अभी किसने जीता? तो आंसर होगा MI न्यूयॉर्क ने। तो बात कर रहे हैं US T20 लीग जिसका नाम है मेजर लीग क्रिकेट, ये इसका पहला संस्करण अभी हुआ। कहाँ पे हुआ? टेक्सास USA में। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया और इसको जीता किसने? MI न्यूयॉर्क ने, जिसके कप्तान कौन थे? निकोलस पुरन। और ये जो MI न्यूयॉर्क है ना, ये जो टीम है इसका मालिक कौन है? तो रिलायंस की एक कंपनी है इंडिया विंस, वो इस टीम की मालिक है। जैसे भारत में जो IPL होते हैं उसमें मुंबई इंडियंस की मालिक कौन है? रिलायंस है ना, उसी तरह से। और इसको याद रखना भी आसान है, जैसे कि यहाँ पे है मुंबई इंडियंस और वहाँ पे भी ये MI हो गया, MI। तो ये तो याद रह जाएगा आपको। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, तो वो 4 फरवरी को होता है और स्टडी ऑफ कैंसर कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। वैसे अभी 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया, जिसे आप WWW कहते हो, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 1989 में इसका आविष्कार किया था किसने? टिम बर्नर्स ली ने। और 1989 में इंटरनेट की शुरुआत भी होती है। फिर बताइए, एशेज सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड में। अच्छा, पहले तो ये बात याद रखना कि एशेज सीरीज इसका संबंध क्रिकेट से है। किन के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और इस बार इसका आयोजन हुआ इंग्लैंड में। और विजेता कौन रहा? तो इस बार मैच टाई हो गया, लेकिन पिछली बार ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। इसमें इंग्लैंड टीम के कप्तान रहे बेन स्टॉक और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रहे पैट कमिंस। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम की बुक को अभी लिखा है, किसने लिखा है? तो आंसर होगा नीरजा चौधरी ने। तो वरिष्ठ पत्रकार है नीरजा चौधरी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इस बुक में बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री रही सोनिया गांधी की कई RSS नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन और खुद के बीच सावधानी से दूरी बनाए रखी। तो नीरजा चौधरी ने लिखी है ये बुक, ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक एप्लीकेशन को शुरू किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अभी अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक पहल शुरू की है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, जो राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। अब इसमें क्या है, अगर आप मान लो असम में रहते हो तो इस एप्लीकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर कर लो और पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाते वक्त फोटो खींच करके इस एप्लीकेशन में आप अपलोड कर दो। इसके बदले में सरकार आपको 100 रुपये का इनाम देगी। तो इस तरह से इनका ये लक्ष्य पूरा होगा, एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का। और वैसे असम सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक ये 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। वैसे हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी किशोर हैं, जो भी एडल्ट हैं, अगर वो किशोरावस्था से संबंधित कोई विषय है, जैसे कि
शरीर में परिवर्तन का होना, मासिक धर्म, गर्भावस्था, परिवार नियोजन और सेक्स से संबंधित अगर कोई प्रश्न उनके मन में है और अगर आप किसी के सामने खुल के इन विषयों पर बात नहीं कर सकते, किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सही जानकारी देगा या गलत जानकारी, तो ये चैटबॉट आप ही के लिए है। यहाँ पे आप खुल के प्रश्न पूछो जो भी आपके मन में, तभी तो इसका नाम है जस्ट आस्क। खुल के पूछो मेरे भाई, खुल के पूछो। ये बिल्कुल फ्री है, चिंता मत करो। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें 2 कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। एक का नाम है ध्रुव जो कि लड़का है और एक है दृष्टि जो कि लड़की है। ये आपस में बात करते हुए आपको जानकारी देंगे। तो प्रश्न में तो मैंने आपको इतना समझाया, लेकिन अगर सिंपल से एक लाइन में बात करें तो जस्ट आस्क नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एक्चुअली में अभी 7 और उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिनमें से राजस्थान के तो 4 हैं। अब वो कौन कौन से हैं चारों मैं आपको बताऊं तो एक तो है उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, एक है बीकानेर की काशिदाकारी शिल्प और बीकानेर के ही उस्ता कला शिल्प को। उस्ता कला क्या होता है? अगर राजस्थान के आप निवासी हो तो ये प्रश्न वैसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। उस्ता कला तो ऊंट की खाल पे जो चित्रकारी होती है उसे उस्ता कला कहते हैं, और उसी चित्रकारी को अगर आप चमड़े पे या किसी और चीज़ पे करते हैं तो वो उस्ता कला शिल्प हो गई, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। तो ये बीकानेर के 2 हो गए, एक उदयपुर का देखा और एक जोधपुर की बंदेज शिल्प यानी कि क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला। तो ये राजस्थान के भी 4 प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के एटा जिले की जलेसर धातु शिल्प को, एक बाग के मानकुराद आम को और एक गोवा बेबिंका को जो कि एक तरह का हलवा है। इसे क्वीन ऑफ गोवा डेजर्ट भी कहा जाता है। तो अब इन 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो आंसर होगा कर्नाटक को। अच्छा, इसी तरह से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहलाई रिपोर्ट के अनुसार। और अब ये रिपोर्ट आई है, ये विधायकों के लिए है, एमएलए के लिए है। इसे एडीबी ने जारी किया। एडीबी मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एक पॉइंट तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी विधायक हैं अगर उनकी एवरेज अपन निकालते हैं तो भारत में प्रत्येक विधायक की एवरेज संपत्ति आती है 13.63 करोड़ रुपीस। ये तो अपन ने एवरेज निकाला, ऐसा है नहीं। लेकिन सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, वो मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट के अनुसार। तो पहले तो हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो सबसे अरबपति विधायकों के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, मतलब सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक ये कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। चलिए फिर बताइए कि अभी हाल में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने 1 अगस्त को जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना। ये नीति 10 सालों के लिए मान्य रहेगी। मतलब समझें कि राज्य में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नहरें, जितनी भी झीलें हैं, उनका उपयोग करके पानी पर्यटन को विकसित किया जाए और जल संबंधित जो भी एडवेंचर्स होते हैं, जो भी खेल होते हैं, उन्हें डेवलप किया जाए। मतलब पानी के ऊपर बोटिंग वगैरह करो, पानी में कोई भी अगर बोटिंग रेस वगैरह होती है, जो भी खेल एडवेंचर होते हैं वो सब करो और पर्यटन को आकर्षित करो। ये इसका मतलब हो गया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मानसून नामक पुस्तक लॉन्च की? तो आंसर होगा अभय के। तो कवि व लेखक अभय के ने अपनी नई बुक है जिसका नाम है मानसून, इसको लॉन्च किया है। तो ये पुस्तक मेडागास्कर से हिमालय के श्रीनगर में अपने प्रिय के लिए कवि का हार्दिक संदेश देती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अभय के ने एक नालंदा नाम से बुक भी लिखी थी और अभी मानसून लिख दी है। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे तो इसमें वॉलमार्ट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें 500 कंपनियों की सूची होती है, ये पूरी दुनिया से टॉप 500 कंपनियों की सूची। तो टॉप कंपनी तो अमेरिका की वॉलमार्ट है,
सेकंड नंबर पे Amazon.com। इसमें भारतीय कंपनियों की बात करेंगे तो इन 500 में 8 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, जिसमें टॉप पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है भारत में, मतलब या इन 8 भारतीय कंपनियों में तो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, लेकिन इस लिस्ट में ये 88 नंबर पे है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 94 पे है, तो LIC 107वें नंबर पे है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू के रूप में यह शुभ त्यौहार मनाता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है। इस बार इसे 3 अगस्त को मनाया गया, जिसका मुख्य ध्यान जल निकायों वाटर बॉडीज के प्रति आभार व्यक्त करने पर होता है, क्योंकि ये पूरा आदि महीना माना जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत होती है। तो अगर एक लाइन में बताऊं तो ये मानसून महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो तमिल माह आदि के 18वें दिन को आता है। तो ये उत्सव पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने पर आधारित है। इतना सा लाइन याद रख लो बस। चलिए फिर बताइए, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो अभी गुजरात के गांधीनगर में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है महिलाएं लीडर की भूमिका में आए और देश का विकास करें। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अगस्त। अब हो सकता है आप में से कई लोग अर्थ ओवरशूट डे के बारे में ही नहीं जानते होंगे, जबकि ये दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। अब क्या मतलब हो गया इसका? तो हमारी जो पृथ्वी है उसके द्वारा हमें जो अनमोल संसाधन, जो अनमोल रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, पर उसकी वो देने की भी एक लिमिट है, और उसकी जो लिमिट है देने की, उसकी जो क्षमता है, हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए, हमारी मांग और ज़्यादा है, तो उसे ही कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की जो देने की क्षमता है उससे ज़्यादा हम मांग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तभी आप देखोगे ये जो ओवरशूट डे है ये हर बार नीचे आता जा रहा है। नीचे आता जा रहा है मतलब पहले ये नवंबर में आया, फिर सितंबर में आया, अब ये अगस्त में आ रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये जून में आ जाए, अप्रैल में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी मर तो रही है क्योंकि हम उसका शोषण कर रहे हैं, जैसे मुर्गी मरी थी, लेकिन हम ज़्यादा मांग कर रहे हैं, ज़्यादा शोषण करेंगे तो और जल्दी मर रही है, क्योंकि हमारी मांगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं, शुरुआत में यानी कि सन 2000 में हमने इस दिन को 1 नवंबर को मनाया था। फिर धीरे धीरे हमारी मांगे बढ़ती गई, तो 2009 आते आते हमने इस दिन को 2 सितंबर को मनाया। फिर 2012 में हमने इसे 22 अगस्त को मनाया, और अब देख लो 2 अगस्त को मना रहे हैं। और अगर एक आपको समझाऊं तो ऐसे समझाऊं कि पृथ्वी हमें साल भर में जो देती है वो हमने 7 से 8 महीने में ही इस्तेमाल कर लिया, उसका उपभोग कर लिया। अब बाकी के बचे हुए जो 4-5 महीने हैं उसमें हम पृथ्वी का शोषण करेंगे, उसे निचोड़ेंगे, उसे चूसेंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको डिटेल में उदाहरण देकर के समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? तो इसका उत्तर होगा ONGC विदेश। एक्चुअली में अभी वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश को श्रेणी 1 मिने रत्न से नवरत्न में अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार से यह हमारी 14वीं नवरत्न कंपनी होगी, यह आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी में अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है वित्त मंत्रालय ने। तो अब ये इंडियन ऑयल लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी होगी। आपको पता है अभी हमारी 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और अब ये 13वीं नंबर की होगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। और नवरत्न कंपनी में बात करें तो अभी 13वीं नंबर की बनी थी RVNL, और अब ये 14वें नंबर की होगी ONGC विदेश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, इसको ध्यान रखना, पक्के से ध्यान रखना। मैं इस प्रश्न को बार बार आपसे आगे पूछूंगा जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएगा। बार बार पूछूंगा, बताओ अभी 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको उत्तर देना है ONGC विदेश। मैं पूछूंगा अभी 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको उत्तर देना है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यही हमारे रिवीजन करवाने का मेरा तरीका है। हम बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना ने कहा है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन बनाई है और इसने इसका नाम रखा है माई SE16260। यहाँ पे 16 का मतलब हो गया इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है 16 मेगावाट की। तो एक लाइन में बोलो तो आपको याद रखना है ये विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली पवन टरबाइन है। कहाँ पे स्थापित किया? दक्षिणी चीन सागर में। अच्छा, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी ये यहीं पर है, यांगतीसी नदी, और इसी के किनारे शंघाई शहर बसा हुआ है। फिर बताइए, बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो असम सरकार ये उत्तरी गुवाहाटी में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। उत्कृष्टता केंद्र मतलब एक्सीलेंस सेंटर। तो ये केंद्र देश भर में उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा और क्षमता का पोषण और उपयोग करेगा। ये केंद्र अमीन गांव इंडोर स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए तो बता देना, अमीन गांव इंडोर स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये कब मनाया गया? तो इसी प्रश्न की मैं आपसे बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो उत्तर लिखना पहले 28 जुलाई को। तो अभी 28 जुलाई को दुनिया का पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये मनाया गया। और इस दिन का अर्थ क्या है? वह बिंदु जब प्लास्टिक की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उस दिन को कहा हमने ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे। और पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्लास्टिक की बात हो रही है, वहां पे अर्थ की बात हो रही थी। और प्लास्टिक से अर्थ को ही इफेक्ट होगा, हमारे पर्यावरण को ही इफेक्ट होगा। तो प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण पर इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने आकाश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपा है? तो आंसर होगा BDL, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर बनाकर ये DRDO को सौंप दिया है। अब ये क्या है भैया? तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है जिसका उपयोग टारगेट को ट्रैक करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। अच्छा, वैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें, इसके CMD कौन है? कोमोडोर A माधव राव। अच्छा, आकाश मिसाइल का जिक्र हुआ ना यहाँ पे, ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो ये है जल दोस्त एयरबोट, इसका उद्देश्य है झीलों से खरपतवार हटाना। कहाँ लॉन्च किया गया अभी इसे? बंगलुरु में। और किसने लॉन्च किया? CSIR NAL ने। NAL मतलब नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, और CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सवों का शुभारंभ ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा भोपाल। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह है, और उत्कर्ष, जो कि एक लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह है, इसका उद्घाटन किया। ये समारोह साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित किया जाते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा साउथ जोन ने। तो देखो, एक स्टैटिक प्रश्न तो यहीं से आपका क्लियर होता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट आंसर होगा। अभी इसका आयोजन हुआ 24 जुलाई को शुरू हुआ और ये 3 अगस्त तक चला। इसको जीता है साउथ जोन ने, और आप कह सकते हो साउथ जोन का ये नवा खिताब है। 9 बार ये जीत चुका है इस ट्रॉफी को। और साउथ जोन ने किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा ईस्ट जोन, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रियान पराग। ये ईस्ट जोन के खिलाड़ी हैं। अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित कौन सी योजना है? तो आंसर होगा नया सवेरा। एक्चुअली में इस योजना को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया था।
ये आज की योजना नहीं है, ये पहले शुरू हो चुकी है। कब शुरू हुई थी बात करें तो 17 जुलाई 2017 को। और याद रखना, इस नया सवेरा योजना को फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको मुफ्त में कोचिंग दी जाए ताकि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सके। अब ये योजना भी चर्चा में क्यों है, तो अभी सरकार ने इसका डेटा लॉन्च किया है, जिसमें बताया गया कि इस योजना से अभी तक 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज। और हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की, तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने विदेशी प्रवासियों को जो केरल राज्य से हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें पात्र उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब अगर आप केरल निवासी हैं, केरल में रहते हैं और आप पहली बार विदेश जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो शुरुआत में आपके जो भी खर्चे होंगे वहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, ठहरने का, तो शुरुआत में खर्चे तो होंगे ना, तो उसके लिए ये केरल सरकार पैसा देगी आपको। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और फिर आपकी नौकरी लगते ही आप चुका देना। फिर बताइए, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के एक चिड़ियाघर में हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया, और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, जबकि विश्व में ऐसा दूसरी बार हुआ है। विश्व में अब आप पूछोगे कि ऐसा पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो वह भी मैं आपको बता दूं, फ्रांस में हुआ था। अच्छा, ऐसा किया क्यों हमने, आपको पता है हिमालय गिद्ध ये संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, यानी कि लुप्त होने के कगार पर है, IUCN की लाल सूची में है ये, इसीलिए उनका ये कैप्टिव प्रजनन किया गया। अब कैप्टिव प्रजनन ये शब्द आप सुनोगे, ये मतलब क्या हो गया इसका, तो जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर खेतों में, चिड़ियाघरों में या बंद सुविधाओं में प्रजनन कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कैप्टिव प्रजनन कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो आंसर होगा मासी पोर्टल। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मासी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश भर में बाल अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन करना, उनकी निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मासी पोर्टल में मासी की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर 9वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए ये वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की गई है। मतलब स्कूल में जो लाइब्रेरी होगी, जो पुस्तकालय होगा, वहाँ पर सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध होंगी ताकि बच्चा उनको पढ़े, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो सभी तरह की किताबें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए है ये योजना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम बताओ उनका। कौन है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो आंसर होगा राजीव गौबा। तो अभी केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो मतलब आप कह सकते हो कैबिनेट सचिव के रूप में तीसरी बार लगातार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी ये भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी होता है। अच्छा, माइंड में आ रहा होगा आपके कि पहले हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, तो आंसर होगा NR पिल्लई। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा के एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांव और उत्तर प्रदेश के 4 गांव के नाम बदलने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रेलवे स्टेशन ही होगा जिसका नाम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन है। ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और इसका नाम बदल के क्या किया जाएगा, ये भी तो माइंड में आ रहा होगा आपके। तो इसका नाम बदल के उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन किया जाएगा। मतलब ये समझ लो आगे उदयगिरी लगा दिया और कुछ भी नहीं किया।
तो यही है हमारे केंद्र सरकार की दादागिरी, इसके आगे लगा दिया उदयगिरी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं नासा के X-59 विमान को क्या उपनाम दिया गया? तो आंसर होगा सन ऑफ कॉनकॉर्ड। एक्चुअली में दुनिया का पहला सुपरसोनिक कमर्शियल विमान था कॉनकॉर्ड, जो अपनी उल्लेखनीय गति के लिए प्रसिद्ध था, पर उसके रखरखाव के खर्च और सन 2000 में हुए बड़े हादसे के बाद उसका संचालन रोक दिया गया। तो अब इस विमान की नासा के X-59 एयरक्राफ्ट के रूप में वापसी हो रही है और इस सुपरसोनिक विमान को सन ऑफ कॉनकॉर्ड नाम दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और अभी जल्दी इस विमान का पहला उड़ान परीक्षण भी किया जाएगा। हालांकि इसकी स्पीड पहले वाले से कम ही होगी और इसे नासा के क्वेस्ट मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संबंध किससे है? वरिष्ठ दिव्यांगों से। तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। मतलब जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र को पार कर जाता है तो हम कहते हैं वो बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश कर गया। मतलब आपको तो क्या समझाऊं, हम सबको पता है, हम सबके घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और आप देखते होंगे जो हमारे दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, दादी जी हो गए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं उम्र संबंधित बीमारियां, जैसे कि आईसाइट वीक हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, सुनाई कम देने लगता है, चलने में दिक्कत आती है, खड़े नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या चाहिए? चलने के लिए छड़ी चाहिए होती है, कानों में अच्छे से सुनने के लिए मशीन चाहिए होती है, अच्छे से देखने के लिए चश्मा चाहिए होता है, चल नहीं पा रहे हैं तो व्हील चेयर तक लानी पड़ती है। तो यही तो है शारीरिक सहायता उपकरण। तो यही दिए जाएंगे, मुफ्त में दिए जाएंगे, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेंगे। ये किसे मिलेंगे? वो व्यक्ति जो BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, उनको मिलेंगे। और इस योजना का कार्यान्वयन आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था सन 2017 में। तो टाइम टाइम पे इस योजना के लिए फंड आता है और इस तरह से वितरित किए जाते हैं ये सामान। तो अभी फिर से इसको लागू किया गया, तो ये न्यूज़ में है, मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चलिए फिर बताइए, OBC के उप वर्गीकरण आयोग की स्थापना ये कब की गई थी? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2017 को। अब ये प्रश्न मैं आपसे अचानक से क्यों पूछ रहा हूँ, तो सुनो पहले मेरी बात। पहले तो आपको ये याद रखना है कि OBC के उप वर्गीकरण आयोग की स्थापना ये 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत की गई थी। और अगर पूछे इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी है। जब तभी तो आप इसको रोहिणी आयोग कहते हो, सुना होगा कई बार। अब ये चर्चा में क्यों है? तो अभी इस आयोग ने OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दूं, रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग ने करीब 6 साल का लंबा वक्त लिया है। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया। तो एक्चुअल में इस आयोग को OBC के उप वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरी बनाने के लिए और आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। वैसे आपको पता होगा, OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है। तो अभी आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें इसने क्या बताया कि करीब 2650 जातियां हैं इसमें, और उनमें से 1000 तो ऐसी जातियां हैं जिनको पिछले 30 सालों से एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, और केवल 48 जातियों ने ही 50% आरक्षण का लाभ उठाया, ये भी इस रिपोर्ट में कहा। साथ ही इस रिपोर्ट में OBC को 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की भी सिफारिश की गई है, मतलब उसको सब कैटेगराइज करने की बात की गई है, सिफारिश की गई है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विवाद से विश्वास योजना 2 वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा इसका व्यय विभाग। तो अभी सरकार ने अनुबंध संबंधी विवादों से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना को शुरू किया है। इस योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। वैसे तो इस योजना की केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा कर दी गई थी, पर अब जाकर के इसको शुरू किया गया।
तो इस योजना के तहत केवल 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब योजना का उद्देश्य क्या है? तो निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है और सरकार का लक्ष्य है इस योजना के तहत लगभग 500 मामलों को हल किया जाए। तो यह है विवाद से विश्वास योजना 2। तो ये ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया और इस एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है कि बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना। अच्छा, वैसे बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है, किन्हें कहा जाता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये हमने पढ़ा ओशन शील्ड एक्सरसाइज जिसको रशिया ने किया। फिर बताइए, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये वो दिन है जब पहली बार किसी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। और किस पर या कहां पर? तो जापान में, जापान के हिरोशिमा शहर पे किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। कब किया था? 6 अगस्त 1945 1945 को। तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था और उस परमाणु बम का नाम क्या है? नाम भी याद रखो, द लिटिल बॉय। और किस विमान से गिराया था? तो अमेरिका ने B-29 बम वर्षक विमान से गिराया था। ये भी मैंने आपको बता दिया। और इतना ही काफी नहीं है, उसके 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था और उस बम का नाम था द फैट मैन। अच्छा, ये जो हिरोशिमा है ये अभी न्यूज में था क्या? आपको याद होगा अभी G7 समिट का आयोजन यहीं पे हुआ था, जापान के हिरोशिमा में। और ये भी पूछ लेना कि 2023 की क्वाड समिट कहाँ पे हुई? तो वो भी यहीं पे हुई और अगले साल क्वाड समिट को हम होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ आप, G7 जो अभी समिट हुआ कौन से नंबर का है? बड़ा आसान है बताना। 7 की टेबल आती है तो G7 7 जा 49 नंबर की। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसने अभी राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अब आपको नेशनल हाईवेज पर, राजमार्गों पर किसी भी तरह की मदद के लिए अब आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कि अगर आप नेशनल हाईवेज पे चल रहे हो, अगर आपको पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, अस्पताल, होटल, टोल प्लाजा या कोई भी आवश्यक सेवा ये कहाँ पे मिलेगी, उसकी जानकारी आपको चाहिए तो इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर राजमार्ग से संबंधित कोई भी परेशानी या कोई भी शिकायत अगर आपकी है तो उसे भी फोटो सहित आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और अपनी कंप्लेन को टाइम टू टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधा इस राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन में है। लॉन्च किया किसने? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1995 में। और चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो संतोष कुमार यादव हैं, याद रखना। वैसे आप जानते हो हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इस साल के बुकर प्राइज के लिए किस भारतीय उपन्यास को भी लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा वेस्टर्न लैंड। तो अभी लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की चेतना मारू का डेब्यू उपन्यास है वेस्टर्न लैंड और इसे इस साल के बुकर प्राइज के लिए 13 किताबों के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो केन्या में जन्मी चेतना मारू का उपन्यास ये ब्रिटिश गुजराती परिवेश के संदर्भ में लिखा गया है। इस उपन्यास में लोगों की भावनाओं और रिश्तों को समझाने के लिए स्क्वैश के खेल से तुलना की गई है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा इजराइल। तो यह है स्पाइक NLOS मिसाइल। यहाँ पे इसका मतलब हो गया नॉन लाइन ऑफ साइट। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। मतलब ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब हमारे दुश्मन हमारे सामने न होकर के अगर पहाड़ों में छिप छिप करके अगर वार करते हैं, हमला करते हैं, तो ये उन निखट्टुओं के लिए है। तभी तो इसका नाम है नॉन लाइन ऑफ साइट। मतलब हमारी आंखों के सामने नहीं है, छुप छुप के वार कर रहे हैं, जैसे पहाड़ियों में छुप छुप के वार कर रहे हैं। तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे उन छक्कों के छक्के छुड़ा देंगे। और इसे हम रशिया के Mi-17VS हेलीकॉप्टर में फिट करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को उड़ा देगा। बूम।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश में अपनी तरह का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताइए। तो आंसर होगा निराक्षी। निराक्षी इसका अर्थ होता है पानी में आंखें, और इसे बनाया है कोलकाता स्थित युद्धपोत का निर्माण करने वाली कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। तो ये एक स्वतंत्र अंडर वाटर व्हीकल है जो पानी के नीचे सुरंगों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये देश में अपनी तरह का पहला है। तो पानी के नीचे कहीं खदानें सुरंगें होती है, ये उनका पता करेगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी लंबाई 2.1 मीटर है। ये मानव रहित है, इसमें कोई मानव नहीं बैठेगा। मतलब इसका शेप बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। इसका व्यास यानी कि डायमीटर की बात करेंगे तो लगभग 1 फुट इसका डायमीटर है। वज़न की बात करोगे तो 45 किलोग्राम इसका वज़न है। कैपेसिटी बात करें मतलब ये कितनी देर तक पानी में रह सकता है, तो 4 घंटे पानी में रह सकता है ये। इसका नाम है निराक्षी, ये आप ध्यान रखना। और गहराई में बात करें तो 300 मीटर की गहराई तक काम करने में ये सक्षम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बताइए, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो नाम से एक अभियान ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र, उन्होंने राजभवन में संविधान को पढ़ो और जियो नाम से एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सभी को हमारे संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के बारे में बहुत अधिक जानकारी लोगों को नहीं है, इसीलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। उन्होंने अभी 2 लाख मुद्रित संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य संदेशों का लोकार्पण भी किया, और इन्हें इस अभियान के तहत घर घर जाकर प्रसारित किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ पे शुरू हुआ, तो राजस्थान में। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो याद रखना ये देश का पहला है ऑन साइट म्यूजियम। कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिच नल्लूर स्थान पे। और अभी इसकी शुरुआत की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। अब इसमें होगा क्या, देखो म्यूजियम में क्या होता है, तो जो भी पुरातात्विक चीजें होती है कहीं पर भी अगर खुदाई वगैरह में मिली है वो, तो उसे वहां से निकाल करके उसकी साफ सफाई बढ़िया करके उसे म्यूजियम में ला करके सजा देते हैं, कांच के अंदर रख के सजा देते हैं। वहां जाओ आराम से आप उसे देखो। लेकिन ये एक ऑन साइट है। ऑन साइट मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ गया होगा, बाकी को अगर नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट पंखा लेने गए, कूलर लेने गए, एसी लेने गए आजकल, तो वो नहीं कहता कि भैया 2 साल की ऑन साइट वारंटी है, 1 साल की ऑन साइट वारंटी है। मतलब आपके घर पे आकर के सर्विस करके जाएगा। तो यहाँ पे भी जो भी पुरातात्विक चीजें होंगी वो ऑन साइट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जहां से वो निकले वहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे, जिस अवस्था में वो, जैसे मिट्टी में कितने गड़े हुए हैं, कैसे फूटे हुए हैं, कैसे निकल रहे हैं, उसी स्थल पे उसी ऑन साइट आपको देखने को मिलेंगे, जिस भी कंडीशन में वो चीजें अभी मौजूद है। जैसे कि प्राचीन मिट्टी के बर्तन हो गए, कलाकृतियां हो गई, कंकाल वगैरह, खुदाई में जो भी चीजें मिलती हैं वैसी ही कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। आप वहां देखने जाओगे तो वहां पे ऊपर से मोटा कांच लगा दिया जाएगा। भाई खुदाई करी होगी ना, खुदाई में तो मिलेंगी, खुदाई करी होंगी तो नीचे तो गड्ढा हो रहा होगा, ऊपर से कांच से पैक कर दिया जाएगा, उसे मोटा कांच लगा दिया जाएगा। आप आराम से उसके ऊपर चल करके नीचे आप देख सकते हो। मैंने फोटो भी लगा रखे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ रही होगी किस तरह से माहौल होगा देखने का, कि आप भी देख करके एक बार कह दोगे अरे वाह यार मजा आ गया, यार मजा आ गया। तो ये भारत में अपनी तरह का पहला है। कहाँ पर ध्यान रखना, तमिलनाडु में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा संजय कुमार अग्रवाल को। तो याद रखना संजय कुमार अग्रवाल ये बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन। उन्होंने विवेक जोरी का स्थान लिया जो अभी रिटायर्ड हो गए। CBIC की बात करें तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, जिसके नए चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 की थीम क्या है, तो आंसर होगा सतत फैशन के लिए हथकरघा। तो भारत में हथकरघा बुनकरों और देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, यानी कि सतत फैशन के लिए हथकरघा। कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। पहली बार इसे 2015 में मनाया था और सबसे पहले चेन्नई में इसे मनाया गया था। चलिए फिर बताइए,
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 31वां संस्करण था। याद रखना ये हर 2 साल में होता है। अभी 28 जुलाई को शुरू हुआ जो कि 8 अगस्त 2023 तक चला। कहाँ पे? चेंगदू, चाइना में। इसमें भारत की बात करें तो भारत पदक तालिका में मेडल लिस्ट में 7वें स्थान पर रहा। भारत ने टोटल 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस तरह से टोटल 26 मेडल हैं भारत के पास। टॉप पे कौन सा देश है फिर? टॉप पे चाइना है। 90 गोल्ड है इसके पास, 37 सिल्वर है और 33 ब्रोंज है, और भारत 7वें स्थान पे है। आपको बता दूं, हमने कहा भाई 2-2 साल में होता है। अब आप सोचोगे पिछला संस्करण तो 2021 में हुआ होगा, लेकिन 2021 का संस्करण नहीं हुआ था, कोविड था ना, तो कोविड के कारण नहीं हुआ था। लेकिन 2019 वाला संस्करण जरूर हुआ था। कहाँ पे? नेपल्स, इटली में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इराक। तो अभी WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है। साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इराक को ग्लोबली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में भी स्वीकार किया है। देखो, ट्रेकोमा की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जो आंखों को इफेक्ट करता है। इसमें आंखें प्रभावित होती है। और कौन सा बैक्टीरिया है? तो क्लामिडिया ट्रोकोमेटिस। तो ट्रेकोमा याद रखना, ये दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। फिर बताइए, हाल ही में भारत के गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम बताओ, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला ये हमारे केंद्रीय गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी हैं, और अभी इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। तो उनका इस पद पर ये 4था सेवा विस्तार है। वे 2019 में गृह सचिव बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत किस नाम से एक शॉर्ट मूवी सीरीज शुरू की है? तो आंसर होगा हल्ला बोल। तो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हल्ला बोल नाम से एक शॉर्ट मूवी सीरीज शुरू की है, जो एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों की यात्रा पर आधारित है, ताकि उन्हें हांगजो, चाइना में जो एशियन गेम्स होंगे उसके लिए प्रेरित किया जा सके और आगामी एशियन गेम्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको 1984 में भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भारत में खेलों के विकास के लिए स्थापित किया गया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। तो ये बोर्ड इन पिछड़े वर्गों को बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव भेजेगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अगस्त 2023 में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन ये कहाँ हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो मालाबार एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, और ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसे होस्ट कर रहा है। अच्छा, क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब यहाँ से एक और प्रश्न आपके मन में आएगा कि अभी 2023 में जो क्वाड समिट है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वैंग होंगयांग ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये। इसमें मेन सिंगल टाइटल को तो जीता है चाइना के वैंग होंगयांग ने। इनका नाम हमारे लिए इतना खास नहीं है, लेकिन इन्होंने किसको हराया या इसमें उप विजेता कौन रहे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। नाम है HS प्रणय। तो हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय डॉर्नियर विमान खरीद रहा है? तो आंसर होगा गुयाना। तो अभी गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से
2 डॉर्नियर 228 विमान खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। ये विमान भारतीय सेना और तट रक्षक के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोप्रॉप अत्याधुनिक बहुमुखी मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। तो सिंपल सा क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, तो एक लाइन में याद रखना कि कौन सा देश हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 2 डॉर्नियर 228 विमान खरीद रहा है, तो आंसर होगा गुयाना। गुयाना ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है जॉर्ज टाउन और प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। अब मेरा एक प्रश्न होगा आपसे, मोहम्मद इरफान अली ये भारत आए हुए थे, एज ए चीफ गेस्ट हमने इनको बुलाया था, किस मौके पर बुलाया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है, तो आंसर होगा मलेरिया। तो अभी स्पेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मलेरिया को रोकने में बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया TC1। अब आप पूछोगे कैसे, ये कैसे होगा, तो आपको ये तो पता है ना कि मलेरिया कैसे होता है। अब आप कहोगे कि मच्छर के काटने से होता है, पर कौन सा मच्छर भैया, तो आप कहोगे मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अब ये बात भी पूरी तरह से सच्ची नहीं है। एक्चुअली में मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो तो वेक्टर वाहक का काम करता है। अगर उस मादा एनाफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ जो परजीवी है अगर वो उपस्थित है और वो मच्छर आपको काटता है, तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ परजीवी है वो आपके ब्लड में चला जाएगा और वो प्रोटोजुआ वो परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। अब चलो ये तो साइंस की बात हो गई। करंट अफेयर्स क्या है इसमें, तो इसमें करंट अफेयर्स ये है कि अभी स्पेन वालों ने, स्पेन के वैज्ञानिकों ने जो ये TC1 बैक्टीरिया खोजा है ना, ये एक खास तरह का केमिकल यानी कि हार्मोन छोड़ता है जो परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम को पनपने से रोक देता है, उसके संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब स्पेन के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इससे मलेरिया की दवा। फिर बताइए, अभी हाल ही में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन की घोषणा किसने की, तो आंसर होगा बिहार। तो राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया किसके लिए, गेंडों के संरक्षण के लिए। कहाँ पे, बिहार में। बिहार का जो एकमात्र नेशनल पार्क है ना, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वहां पे गेंडों को संरक्षण देने के लिए ये राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा हुन मानेट को। तो अभी हुन मानेट इनको कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कंबोडिया, इसकी कैपिटल नॉमफेन है और आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर अंकोरवाट का मंदिर ये आपको कंबोडिया में मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते, तो आंसर होगा 11। तो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन अभी 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक हुआ। और हुआ कहाँ पे, ये भी तो प्रश्न बन सकता है, कहाँ पे हुआ ये चैंपियनशिप, तो तुर्की के इस्तांबुल में। और इस चैंपियनशिप को याद रखना वर्ल्ड अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप भी कहते हैं क्योंकि ये 17 वर्ष से कम उम्र के पहलवानों के लिए है। तो अभी इसमें भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं और उसमें से एक हमारे पास गोल्ड भी है। अब वो एक गोल्ड है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो गोल्ड किसने जीता भैया, तो उसे वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी में सविता ने जीता है 66 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए फिर बताइए, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो आंसर होगा अदिति स्वामी, या पूरा नाम इनका बोलो तो अदिति गोपीचंद स्वामी। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन कहाँ हुआ, जर्मनी के बर्लिन में। कब से कब तक, 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। अच्छा, इससे पहले भी मैंने इस चैंपियनशिप के बारे में आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि पहली बार इस चैंपियनशिप में हमारे पास गोल्ड आया है। कौन लाया, तो वुमेन्स कंपाउंड टीम। और उस कंपाउंड टीम में कौन कौन है, 3 महिलाएं हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और ये अदिति गोपीचंद स्वामी। तो वो तो एक गोल्ड आ ही गया था हमारे पास। उसके बाद अभी व्यक्तिगत श्रेणी में भी हमारे पास गोल्ड आ गया, महिलाओं में भी आया और पुरुषों में भी आया। तो वुमेन्स की अगर बात करें पहले, तो अदिति गोपीचंद स्वामी ने इसमें गोल्ड जीत के इतिहास रचा क्योंकि पहली बार आया ना इस चैंपियनशिप में आज तक के इतिहास में।
और वहीं पुरुषों में भी पहली बार आया, और वो पुरुषों में किसने जीता, तो ओजस प्रवीण ने जीता है। तो इस तरह से आप देखोगे इस बार की चैंपियनशिप में हमारे पास या तो अभी तक कभी गोल्ड ही नहीं आया था आज तक, तो इस बार हमारे पास 3 गोल्ड आ गए। कंपाउंड टीम में भी आ गया, वो मैंने आपको बता दिया, महिला टीम में भी आ गया और पुरुष टीम में भी आ गया। उसके अलावा एक ब्रॉन्ज भी आया, और इस तरह से भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उड़ीसा के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में अभी किसने शपथ ली है, तो आंसर होगा सुभाषिष तालापात्रा ने। तो याद रखना, अभी न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा इन्होंने उड़ीसा हाईकोर्ट के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और इनको शपथ किसने दिलाई, तो कौन दिलाते हैं, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 अगस्त को। तो विश्व आदिवासी दिवस या स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आप इसे कह दीजिए। तो दुनिया की स्वदेशी आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर साल 9 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, बात करें इस बार की थीम क्या है, तो आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा इस बार की इसकी थीम है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 को शुरू किया, तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एसटी, एससी और बीसी समुदायों की महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्यों, काहे के लिए, ताकि उन्हें घर का निर्माण करने या उसे सुधारने में मदद मिल सके। और कितना पैसा मिलेगा, तो प्रत्येक लाभार्थी को एक बार की सहायता राशि के रूप में 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर एक लाइन में बोलें तो ये योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त करना और उन्हें किफायती आवास की पहुंच प्रदान करना। योजना का नाम है गृह लक्ष्मी योजना। शुरू किसने किया, तेलंगाना ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर जिसका नाम रखा है LK99, इसकी खोज किसने की है, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सामग्री खोजी है जो कमरे के तापमान पर भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी को नाम दिया है LK99। चलिए फिर बताइए, अभी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो आंसर होगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इस साइबर खतरों को ध्यान में रखते हुए हमारे रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि अब रक्षा मंत्रालय में जो भी कंप्यूटर्स हैं वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह हम अपना घरेलू रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम रखा गया है माया, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि रक्षा मंत्रालय का मानना है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है ये साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण ये ओपन सोर्स उबंटू फ्रेमवर्क का उपयोग करके किया गया है। और निर्माण किया किसने, तो DRDO, सीडेक पुणे और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर के इसका निर्माण किया। तो ये आप ध्यान रखना, इसका नाम है माया। अच्छा, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी विश्व शेर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो याद रखना, हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में पिछले 100 वर्षों में शेरों की आबादी 80% तक कम हो गई, इसीलिए शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। पहली बार इसको 2013 में मनाया गया था। ये तो शेर दिवस हो गया। अभी बाघ दिवस, टाइगर डे हमने कब मनाया था, 29 जुलाई को मनाया था, वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया, तो आंसर होगा गीता मित्तल। आपको बताएं, मणिपुर हिंसा किन 2 समुदायों के बीच चल रही है, कुकी और मैते समुदाय के बीच। और गीता मित्तल, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है और अभी इन्हीं की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है। क्यों किया, तो मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए। फिर बताइए, हाल ही में अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो आंसर होगा जयेश सैनी को। तो अभी जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो उनके नेतृत्व में लाइफ केयर ग्रुप को पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजॉन सहयोग संधि संगठन की स्थापना ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा ब्राजील में। तो अभी अमेजॉन सहयोग संधि संगठन इसकी स्थापना की गई है और साउथ अमेरिका के 8 देशों ने इसकी स्थापना की है। कहां पर स्थापना की गई? बेलम, ब्राजील में। तो यहाँ पे जो अमेजन वर्षा वन है, जिन्हें बोला जाता है पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो अभी इन्हीं के संरक्षण के लिए एक संधि की स्थापना की गई। कहां पे? ब्राजील में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से केरल का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया? तो आंसर होगा केरलम। तो अभी केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है और वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल राज्य भी 1 नवंबर से केरालियाम 2023 मनाएगा। तो अभी केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे केरलम के रूप में संशोधित करने की तत्काल कदम उठाए और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है। इस योजना में राज्य की महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2023 तक होगा, जिसमें विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो याद रखना, ये योजना शुरू की है राजस्थान ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये वीडियो बैंकिंग के माध्यम से 24/7 सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखना, ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, जिसकी स्थापना होती है 1996 में। हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में और एमडी सीईओ संजय अग्रवाल है। फिर बताइए, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला ये जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है, जिसने भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित गांवों को पीछे छोड़ दिया। तो ये उल्लेखनीय मान्यता जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए श्रीनगर की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। तो श्रीनगर ने 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक आयोजित जल जीवन सर्वेक्षण के मूल्यांकन में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से ये सम्मान हासिल किया है। अब आप पूछोगे, ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पैसेक्स अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा आईएनएस चेन्नई। तो अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में हुए पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज में भारत की तरफ से आईएनएस चेन्नई ने हिस्सा लिया। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो हुआ कहाँ पे? सऊदी अरब के जेद्दा में। अच्छा, अभी सऊदी अरब और भारत के बीच में एक और एक्सरसाइज हुआ था, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये पहली बार कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन पहली बार हुआ भारत में। भारत में भी कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात करें भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल 42 मेडल जीते, उसमें से 8 गोल्ड हैं। और इसमें वुमेन्स कैटेगरी में भारत दूसरे स्थान पर रहा है मेडल लिस्ट में, पहले पे तो उज्बेकिस्तान है। फिर बताइए, अभी विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल के द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोग के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1853 में मूंगफली के तेल से इंजन चला दिया था
और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल का उपयोग होगा इंजन्स चलाने के लिए। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं हम? 10 अगस्त को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत को। तो अभी हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच बनाया है हरमनप्रीत को, और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इतना सा आप ध्यान रखो। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 28 सदस्य भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। बात हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। अब इसका आयोजन कब से कब तक? तो 19 अगस्त से शुरू होगा। कहाँ पे होगा? यह अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगा? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में, जिसमें एक बार फिर भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रोवर हैं ये, और इसमें देश के 28 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 500 रुपये। तो अभी आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। मतलब आप यूपीआई लाइट का उपयोग करके अगर किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, पैसे का भुगतान करते हो, तो एक बार में आप पहले मैक्सिमम 200 रुपये भेज पाते थे, लेकिन अब उसे बढ़ा करके लिमिट को कर दिया कितनी? 500 रुपये। अब आप मैक्सिमम 500 रुपये सेंड कर पाओगे। हालांकि कुल भुगतान की सीमा को अभी 2000 रुपये ही रखा है। वैसे आपको पता है, आमतौर पर यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके जरिए पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूपीआई लाइट के द्वारा यूजर 500 रुपये तक का पेमेंट बिना इंटरनेट के भी कर सकता है। ये एक ऑन डिवाइस वॉलेट है जिसमें यूजर रियल टाइम में छोटे अमाउंट का पेमेंट बिना यूपीआई पिन के कर सकता है। और आरबीआई ने यूपीआई लाइट में मैक्सिमम 2000 रुपये तक का बैलेंस रखने की सुविधा दे रखी है। यूपीआई लाइट अगर बात करो, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो सितंबर 2022 में। तो क्या क्या पॉइंट याद रखते हैं कि अब आप इसमें एक बार में 200 नहीं 500 रुपये तक का पेमेंट कर पाओगे, और इसमें 2000 रुपये मैक्सिमम आप रख सकते हो। ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना। इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में। हो गए 3। फिर बताइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुस्वागतम। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, और कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। अभी उन्होंने सुस्वागतम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। एक्चुअली में अदालत में प्रवेश के लिए ई पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वकील हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, पक्षकार हो, मुजरिम हो या आम पब्लिक हो। ई पास आपके पास होगा तभी आप अंदर जा पाओगे। तो वो ई पास आपको आराम से मिल सके, आपको लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े, और जो परिसर है, जो वहाँ का प्रेमिसेस है, वो भी कागज रहित यानी कि पेपरलेस हो सके। तो उसी के लिए ये सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ से अब आपको इजीली ई पास मिल जाएगा। पहले उसे ई सेवा केंद्र से लेना पड़ता था और उसके लिए लाइन में भी लगना पड़ता था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जिसका नाम है आरपीवीसी, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है आरपीवीसी। आरपीवीसी मतलब रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब इस कार्ड को फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है इसकी 2016 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और एमडी सीईओ है अनुब्रत विश्वास। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार, इसका आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार। ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ? दुबई में। और इसमें भारत की ओर से एक तो आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो एक डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज भी होती है भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में।
वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात डेजर्ट फ्लैग नाम से भी एक एक्सरसाइज का आयोजन करता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल यूथ डे हो गया। अगर नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। वैसे 12 अगस्त को एक और डे है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। देखो, हाथी की बात हुई है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा रमन सुकुमार। अच्छा, आईपीसीसी से कुछ याद आया? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब नॉट सेम एग्जैक्टली। आईपीसीसी से संबंधित प्रश्न पढ़ा था हमने जब उस समय इसके नए अध्यक्ष बने थे। वो कौन थे? जेम्स फर्ग्यूसन। अच्छा, वो तो अध्यक्ष बने थे। अभी हम उपाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। इसके जो टोटल 3 उपाध्यक्ष होते हैं उसमें से एक भारतीय बने हैं, इसलिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। उनका नाम है रमन सुकुमार। वैसे आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और स्थापना होती है 1988 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है जेम्स फर्ग्यूसन। और मैंने बताया 3 उपाध्यक्ष होते हैं जिसमें से एक भारतीय बने हैं, इसलिए ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। और उन भारतीय का नाम है रमन सुकुमार। सुकुमार से कुछ याद आया? सुकुमार सेन। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। वहीं पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बनी थी रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 है ये इसका दूसरा संस्करण है इस बार, जो कि हुआ 10 से लेके 12 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ? बंगलुरु में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो यह है खानून तूफान। इसने प्रभावित किया जापान और साउथ कोरिया को, और इसको नाम दिया, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। तो बस इसमें इतना ही आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तूफान का नाम क्या है, किसने प्रभावित किया, और इसका नामकरण किसने किया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों के बाद रशिया के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा लूना 25। तो अभी रशिया ने अपना चंद्र मिशन, जिसका नाम है लूना 25, इसको लॉन्च कर दिया है। और रशिया ने 47 साल के बाद चांद पर अपना मिशन भेजा है। ये चांद के साउथ पोल पर उतरेगा, और इस मिशन का मकसद है चंद्रमा पर पानी की खोज करना, वहां से मिट्टी वगैरह के सैंपल वगैरह लाना। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सोयुज 2.B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूं, इससे पहले रशिया ने 1976 में चांद पर अपना अंतिम मिशन उतारा था, जिसका नाम था लूना 24, और उसके बाद अब उतारा है लूना 25 नाम से। उस वक्त तो वैसे रशिया नहीं कहेंगे हम उसे, यूएसएसआर कहेंगे। अच्छा, चंद्र मिशन से याद आएगा, अभी भारत ने भी तो अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, 14 जुलाई 2023 को। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो आंसर होगा रायचूर। तो अभी नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग को जारी किया है। अच्छा, ये रैंकिंग है क्या? तो मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े जिले हैं, यहाँ पे उनको रैंकिंग दी जाती है। और ये जो रैंकिंग दी जाती है, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन। तो इस तरह से कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उसमें इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। इस बार की रैंकिंग में बात करें तो टॉप पे कर्नाटक का रायचूर जिला है। लेकिन इस बार आप जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हैं या और भी अगर कहीं वीडियोस वगैरह आप सुनोगे, तो टॉप रैंकिंग की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है कि दूसरे स्थान पे कौन रहा। दूसरे स्थान पे रहा है हरियाणा का नूह जिला। और अब दूसरे स्थान की, अब आप सोचोगे पहले स्थान की बात करते हैं ना हम तो हमेशा कि पहले पे कौन है, पहले पे कौन है। तो इस बार दूसरे स्थान की क्यों चर्चा रही? क्योंकि ये डायरेक्ट 30वें स्थान से, पिछली बार ये 30वें स्थान पे था, 30 नंबर पे, और 30 से ये दूसरे स्थान पे आ गया। और अभी ये सांप्रदायिक दंगों के कारण काफी चर्चा में भी रहा था, तो इस कारण से। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रश्न में टॉप के बारे में बताया, टॉप पे कर्नाटक का रायचूर है। फिर बताइए,
अभी हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मायरा ग्रोवर को। तो मायरा ग्रोवर ये कौन है? ये लेखिका है और नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की सचिव है, जिनको अभी यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए फिर बताइए, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो देश का पहला यूनिटी मॉल ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 284 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये यूनिटी मॉल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद जो भी हैं और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके प्रमोशन और बिक्री के लिए वन स्टॉप प्लेस के रूप में काम करेगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना ने हैदराबाद में कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी कि एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है और ये भारत का पहला है। इसका फायदा क्या होगा? इससे किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद मिलेगी। तो याद रखना, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो आंसर होगा मेघालय। तो बिजली की कमी को भी पूरा करने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन को शुरू किया। तो इस मिशन के लिए सरकार अगले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो बस घरों पे, छतों पे सोलर पैनल लगाओ, सोलर एनर्जी बनाओ, सौर ऊर्जा बनाओ और सोलर पैनल लगाने के लिए राज्य सरकार आपको 70% सब्सिडी भी दे रही है। फिर क्या है, अगर घर पर लगा रहे हो तो 70% सब्सिडी मिल रही है, लेकिन स्कूल, अस्पताल, होटल या वाणिज्यिक संस्थान जो भी मतलब कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि अगर कमर्शियल जगह पे आप ये सोलर पैनल लगा रहे हो तो फिर आपको सब्सिडी 50% मिलेगी। चलिए फिर बताइए, अभी IQ एयर के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया? तो आंसर होगा जकार्ता। तो स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है IQ एयर, जिसने अभी सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें टॉप है यानी कि सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता को। वैसे इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या होगी? नुसंतारा होगी। अच्छा, वैसे जकार्ता में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा ये बताओ आप। और इसमें सेकंड नंबर पे इराक की कैपिटल बगदाद बताई गई, तो तीसरे पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले किस राज्य में हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री ने अभी डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले ये उत्तर प्रदेश में है। तो 2022 में अगर बात करें तो 2,10,000 मामले दर्ज किए गए हैं केवल उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश ने कैंसर से जुड़ी मौतों में भी सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। वहीं सबसे कम मामले कहां पर हैं इसकी बात करें तो लक्षद्वीप में है, मात्र 28 मामले। अच्छा, कैंसर से आपको याद आएगा, कैंसर डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। वैसे स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। अच्छा, एक एक करके अगर बात करें तो ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप है, जिसका फाइनल हुआ कहाँ पे? मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, जो कि है चेन्नई में, और फाइनल जीत लिया है भारत ने। भारत ने फाइनल में किसको हराया? मलेशिया को हराया। और यहाँ पे भारत ने इतिहास रचा है, यानी कि 4थी बार भारत ने इसको जीता है। और आप कह सकते हो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा बार इसको भारत ने जीता है, 4 बार। इससे पहले भारत ने सबसे पहले 2011 में जीता था, फिर 2016 में, फिर 2018 में और अब 2023 में। तो 4 बार केवल भारत ही है जो इसको सबसे ज़्यादा यानी कि 4 बार जीत चुका है। इससे कम 3 बार जीत चुका है पाकिस्तान। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की पहली PPD टैबलेट को किस देश ने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। पहले बात करें PPD का मतलब क्या हो गया, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हिंदी में बोलोगे तो प्रसवोत्तर अवसाद। अब पहले इसका मतलब समझो आप। तो
तो वैसे अगर आप देखोगे तो कोई लेडी, कोई महिला जब माँ बनती है तो 9 महीने तक बच्चे का इंतजार करती है, उसे अपने गर्भ में पालती है 9 महीने तक और उसके आने का इंतजार करती है। और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है माँ तो खुश होगी ही सही। पर आजकल एक अलग बीमारी चर्चा में है जिसे कहते हैं पीपीडी, यानी कि पोस्ट पर्टम डिप्रेशन। और अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बच्चे के जन्म के बाद माँ के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, कई प्रकार के वो नए अनुभव करती है, तो नई जिम्मेदारियों के कारण कई मानसिक और शारीरिक उतार चढ़ाव आते हैं और ये सब कई महिलाओं के लिए चिंता और अवसाद यानी कि डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो इसी के इलाज के लिए अभी अमेरिका ने दुनिया की पहली पीपीडी टैबलेट को मंजूरी दे दी है और इस टैबलेट का नाम क्या रखा है? जुर्जुवे नाम रखा है। एक्चुअली में अभी तक इसके इलाज के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता था, पर अब पहली ओरल टैबलेट आ गई है जिसे लगातार 14 दिनों तक खाना होगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आयोजित भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2023 में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा आगरा को। तो मेलबोर्न ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसे? आगरा मूवी को। तो याद रखना ये बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड मिला है इसको। लेकिन अगर ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया सीतारमम को। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला टू किल अ टाइगर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मोहित अग्रवाल को आगरा मूवी के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पृथ्वी कॉननरूर को हार्डी नेलेंटू के लिए। तो ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न है, इस बार ये इसका 14वां संस्करण है। कहाँ पे आयोजन हुआ? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिर बताइए, अभी हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा न्यू अमरावती स्टेशन। तो अभी मध्य रेलवे का ये जो न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन है ये भूसावल डिवीज़न का तो पहला, या यूँ कह दें कि मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। यहाँ पर केवल महिला कर्मचारी ही होंगी, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल हर कर्मचारी यहाँ पे महिला होगा। अब ये प्रश्न आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताओ देश का पहला पिंक स्टेशन ये कौन सा बना था? तो मुंबई डिवीज़न का माटुंगा स्टेशन बना था, जबकि दूसरा था अजनी स्टेशन जो कि नागपुर डिवीज़न का है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया जिसमें रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और कितनों को चुना गया? कितने स्टेशनों को? 1309 स्टेशनों का यह आधुनिकीकरण किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। फिर बताइए, हाल ही में इसरो ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण यानी कि उनको लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो इसरो ये छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट ये बनाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में एक स्थान है कुलशेखर पट्टिनम, वहाँ पे। अच्छा, अभी ये थुथुकुडी जो जिला है तमिलनाडु का ये काफ़ी चर्चा में रहा, जैसे कि अभी थुथुकुडी के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला और अभी थुथुकुडी के ही आदिच नल्लेर स्थान पे ऑन साइट म्यूजियम स्थापित किया गया जो इस तरह का भारत का पहला है। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बन गई है? तो आंसर होगा सीबीआई। तो अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी को यानी कि सीबीआई एकेडमी को आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से ये इसका 10वां सदस्य बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो संस्थाओं की यहाँ पे बात होती है, एक तो सीबीआई हो गई, सीबीआई जिसकी स्थापना होती है 1963 में, और सीबीआई एकेडमी ये कहाँ पर है? गाजियाबाद यूपी। और सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने? प्रवीण सूद बने हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भी क्या बने थे, ये आप बताओ। तो चलो अभी तो मैं बता देता हूँ, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे, जिसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? संथानम समिति की सिफारिश पे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में देश का पहला डाक घर का खिताब किसे मिला है? तो आंसर होगा कुपवाड़ा। कुपवाड़ा ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है। यहाँ पे एक स्थान है केरन और वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस डाकघर है
जो अब देश का पहला डाकघर बन गया है। एक्चुअली में खास बात क्या है यहाँ पे कि अभी तक इसे देश का अंतिम डाकघर मानते थे, पर अब इसे देश का पहला डाकघर घोषित कर दिया गया। और इसे अभी तक आप पूछोगे अंतिम डाकघर क्यों मानते थे देश का, क्योंकि हम इससे आगे डाक सेवाएं प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे हमारी सीमा खत्म हो जाती है। पर अब हमने क्या कहा कि ये दूरी के मामले में एलओसी या सीमा से पहला डाकघर है, तो इसलिए ये देश का पहला डाकघर हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। कहां पर है याद रखना, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। और अगर पूछे किस नदी के तट पर यह स्थित है, तो किशन गंगा नदी के तट पर। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे ना, एक इसी से मिलता जुलता सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न सुनो ध्यान से। भारत का पहला गांव कौन सा बना था अभी? चलो ये मैं बता देता हूं, इसका नाम है माणा गांव। अब आपको उत्तर देना है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो पार्टीशन ऑरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। आपको पता है स्वतंत्रता दिवस तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे लिए एक दुख की बात ये होती है कि उस दिन यानी कि 14 अगस्त 1947 1947 को भारत दो हिस्सों में भी बंट गया था, जिसमें एक तो हमारा भारत है और एक पाकिस्तान है। और इस विभाजन में लगभग 20 मिलियन लोगों ने जान गंवाई थी। ये दुख वाली बात है। तो उन्हीं लोगों की याद को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और कब से मना रहे हैं? इसे मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कब की थी? 2021 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिन कब होता है? 14 अगस्त को। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। कब से कब तक? 17 और 18 अगस्त को, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की गई। और यह इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। अच्छा, आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल कहां पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी? बताओ तो जरा। तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। और यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा पोत ये लॉन्च किया है। नाम बताइए उसका। तो उसका नाम है विंध्यगिरी। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विंध्यगिरी पोत को लॉन्च किया है। बात करें इसका निर्माण किसने किया, तो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। और इस पोत का नाम विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। और याद रखना, ये प्रोजेक्ट 17A का छठा पोत है। पोत मतलब जहाज है। अच्छा, प्रोजेक्ट 17 है बार बार कर रहे हैं, ये है क्या? तो इसे भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था 2019 में। और प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जितने भी पोत है उनको भारतीय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। और अगर बात करें कि प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज क्या था, मतलब नाम क्या था उसका, तो उसका नाम था नीलगिरी, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रश्न तो ऐसे भी तो बन सकता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा नौका दौड़ से, यानी कि ये एक बोट रेस है। और नाम से पता लग रहा है इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया था। और इसका आयोजन हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है। कहाँ पे? केरल के पुन्नमड़ा झील में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो बोट होती है ना, वो सांप के आकार की होती है। और इन नावों को चुंदन वल्लम भी कहा जाता है, जो लगभग 100 फीट तक लंबी होती है। और अगर बात करें 2023 में ये नेहरू ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है, तो 69 नंबर का। अच्छा, नेहरू से एक कप और याद आएगा, नेहरू कप। इसका संबंध है फुटबॉल से, जबकि नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। चलिए फिर बताइए, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी हाल ही में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता वाले राज्यों के बारे में जानकारी दी है। और इसमें 2 तरह का डेटा दिया गया।
पहला डेटा दिया गया कि जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर जो विंड टर्बाइन है उसमें सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। कितना किया गया ये भी मैं आपको बता दूं, 142.56 गीगावाट, और दूसरे स्थान पे इसमें राजस्थान है। और पूरे देश में बात करें तो जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर में टोटल जो विंड से पावर बनी है, यानी कि पवन ऊर्जा जो बनी है वो कितनी है, 695.5 गीगावाट। और दूसरी तरह का डेटा है कि जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर जो विंड टर्बाइन है उसके मामले में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया है राजस्थान ने। कितना, 284.25 गीगावाट, और इसमें दूसरे स्थान पे गुजरात है। देखो इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा कि वो डेटा भी आपसे पूछ ले, मान लो अगर पूछ ले किसी एग्जाम में तो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में वो नहीं पूछेगा। तो ज़्यादा क्या पूछेगा, वो राज्यों के नाम पूछेगा। तो याद रखना 120 मीटर ऊपर वालों में तो गुजरात टॉप पर है, दूसरे पे राजस्थान है, और 150 मीटर ऊपर वाले में राजस्थान टॉप पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है। अब इसे चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो आंसर होगा वियना। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 को जारी किया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया। और इसमें दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, और तीसरे स्थान पे मेलबोर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर ये है दमिश्क। दमिश्क ये किसकी कैपिटल है, सीरिया की। अच्छा, वियना जो है ये वियना किस नदी के किनारे स्थित है, कई बार मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखी, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। और ये मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा, तो नागर शैली में बनाया जाएगा। और संत रविदास के कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय भी यहाँ पे बनाया जाएगा। और ये स्मारक समरसता की भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें 20,000 से अधिक गांवों और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। फिर बताइए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन अंगदान की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी है थीम, मैं बता दूं फिर भी आपको, स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। वैसे इतनी बड़ी थीम आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको बता दी, लेकिन डे आप जरूर याद रखना कब मनाया, 13 अगस्त को। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो याद रखना स्किन है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछेंगे तो फिर लीवर आंसर हो जाएगा।